मेघना जैसे ही नीचे आई वो रुक्मणी के पास जाकर बोली, हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या काम था। इस पर रुक्मणी जी बोली, मुझे क्या काम होगा, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। क्या आपने मुझे नहीं बुलाया? तो फिर हो सकता है आपको ऐसा लगा होगा, कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है। इस पर मेघना बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं माँ, हमें किचन में कुछ काम था तो हम जाकर वो खत्म कर लेते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए हो तो हमें आवाज दे दीजिएगा। ठीक है बेटा, लेकिन आपने नाश्ता तो कर लिया है ना, या फिर अभी तक भूखी हैं? नहीं माँ, हमने नाश्ता कर लिया है। यह बोलकर वो वहां से किचन की तरफ चल पड़ी, लेकिन मन में सोचे जा रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने माँ जी की आवाज सुनी थी और रुद्र जी भी तो सुने थे। एक साथ दो लोगों को भ्रम कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी वो किचन की चौखट से टकरा गई और लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। तभी काजल ने उसे संभालते हुए बोला, अरे मेघना, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? अभी अगर हम नहीं देखे होते तो तुम नीचे गिर जाती और तुम्हें चोट लग जाती। मेघना संभल कर खड़े होते हुए काजल की तरफ देख बोली, थैंक्स काजल, अभी सच में हम नीचे गिर जाते। पर क्या करें, हमारे मन में एक से एक उलझन लगा ही रहता है। वही सोचते सोचते हमने ये चौखट नहीं देखा। इस पर काजल बोली, क्या बात है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि अभी अभी तुम्हें रुक्मणी आंटी ने नीचे बुलाया? मेघना काजल की बात सुनकर एकदम से सन्न हो गई और झट से बोल पड़ी, मेरे मन में यही बात चल रही है। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। तो फिर मेघना की यह बात सुनकर काजल थोड़ा मुस्कुरा पड़ी और बोली, अरे वो तो मैंने ही तुम्हें आंटी की आवाज देकर नीचे बुलाई ताकि मैं तुम्हें तारा के बारे में बता सकूं। यह बात सुनते ही मेघना का मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी के साथ पूछी, क्या तुम्हें माँ की आवाज निकालनी आती है? इस पर काजल हंसते हुए बोली, वो मैं बचपन में सभी की आवाज खूब निकालना जानती थी, तभी से मैंने आंटी की भी नकल करने लगी थी। और कभी कभी वो कहती भी थी कि मैं बिल्कुल उनकी तरह बोल लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखूं, शायद काम कर जाए। यह बात जानकर मेघना भी मुस्कुरा दी और कुछ देर बाद वो बोली, मेघना, काजल, तुमने मुझे तारा के बारे में बताने के लिए बुलाया था ना, क्या हुआ है, बताओ ना। मेघना बोली, वो दरअसल कल रात मैं और राजीव उसके पीछे जा रहे थे ना, तब मेरी नज़र एक बार के बाहर पड़ी जहाँ पर तारा किसी लड़के के साथ अंदर जा रही थी। तभी मैंने भी बिना एक पल की देरी किए जल्दी से उसके पीछे उस बार के अंदर चली गई। और जब हम वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि वो लड़का जिसके साथ तारा गई थी वो उसके साथ बहुत गंदी तरह जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो तो शुक्र है कि हम वहां पर समय से पहुंच गए थे, वरना आज तारा के साथ बहुत बुरा हो गया होता। और तो और, तारा उस लड़के से प्यार करती थी। उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। इस सब के कारण उसका प्यार पर से भी भरोसा उठ गया है। वैसे बाहर से दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, पर सच तो यह है कि वो अंदर से बिल्कुल टूट सी गई है। इसीलिए वो किसी से बात भी नहीं करना चाहती है। सारी बातों को सुनने के बाद मेघना हैरान और दुखी हो बोली, क्या तारा के साथ इतना सब हो गया? यह बात सुनकर ही हमें इतना बुरा फील हो रहा है, और उसके साथ तो बीत चुका है। हमें तारा को इस वक्त एक दोस्त बनकर संभालना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस हालत में कुछ गलत कर बैठे। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इस वक्त उसे एक दोस्त की सच में बहुत ज़रूरत है, जो उसे समझ सके। फिलहाल मैं अभी घर जा रही हूँ, तब तक तुम तारा से बात करने की कोशिश करो। अगर कोई ज़रूरी हुआ तो तुम मुझे कॉल कर देना। काजल ये बात बोलकर वहां से चली गई। तभी मेघना भी बिना एक पल गंवाए जल्दी से तारा के लिए एक कप चाय बना उसके कमरे की तरफ चल दी। तारा अपने कमरे में खिड़की पर सहमी हुई सी बैठी बाहर की ओर टुकर टुकर देखे जा रही थी, मानो वो अब जीना ही भूल गई हो। तारा को ऐसी हालत में देखकर मेघना को काफी दुख हुआ, लेकिन फिर वो अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए दरवाजा खटखटाते हुए बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तारा दरवाजे के खटखटाने की आवाज पर भी मुड़कर नहीं देखी और ना ही कोई जवाब दिया। तारा के कोई रिएक्शन ना देने पर मेघना अंदर आ जाती है और चाय के कप को टेबल पर रखते हुए तारा के पास जाकर
उसी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और तारा को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, जानती हो तारा, जब मैं छोटी थी ना, तो हम हर वक्त अपनी बेगम अम्मा से कहा करते थे कि भगवान ने हमारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। जब हम पैदा हुए तभी हमें इस दुनिया में मरने के लिए हमारे माँ बाबा ने अकेला छोड़ दिया, और जब हम शादी जैसी पवित्र रिश्ते को मानते ही नहीं थे और उसे नफरत करते थे, तो उन्होंने हमें रुद्र जी के साथ बांध दिया। पर बेगम अम्मा हमेशा कहा करती थी कि भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं और ना ही होने देते हैं। हाँ, यह बात और है कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन कुछ समय बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि आखिर में वैसा हमारे जीवन में क्यों हुआ था, ताकि हमें वो मिल सके जिसके लिए हम बने हैं। मेघना के इतना सब कहने पर तारा सिर्फ एक ही बात बोली, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेघना तारा को समझाते हुए उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर बोली, हम ये तुम्हें बताना चाहते हैं कि आज भले ही तुम्हें उस लड़के की धोखे से बहुत तकलीफ हो रही होगी, पर बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में वो इंसान आएगा जिसे पाकर तुम्हें एहसास होगा कि अगर भगवान जी ने उसे तुम्हारी लाइफ से ना निकाला होता तो फिर तुम्हें आने वाली खुशी कैसे मिल पाती। इसीलिए अब तुम उसके बारे में सोचने की बजाय ये सोचो कि भगवान ने तुम्हें उस जैसे गिरे हुए इंसान से बचाया है। इसीलिए इस बात को खुशी के साथ सेलिब्रेट करो। मेघना की बात सुनने के बाद तारा कुछ देर तो उसके चेहरे को घूरती रही, पर फिर झट से उसके गले से लगते हुए रोने लगी और बोली, सॉरी भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत बर्ताव किया और आज आप मुझे संभाल रही हैं। सच में मैं बहुत गलत हूँ। इस पर मेघना उसके बाल को हल्के से सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, इस समय तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि तुम शुरू से ही अकेली ही पली बड़ी हो और मामा जी अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करते थे। इसी सब की वजह से तुम इन सब रास्तों पर चल पड़ी। पर अब सब ठीक होगा, तुम ये बातें सब भूल जाओ। तभी मेघना तारा को सांत्वना दे ही रही थी कि तभी घर के मेन दरवाजे की बेल बजी, जिससे मेघना तारा को अपने से अलग करते हुए बोली, अब तुम्हें रोना धोना बंद करो और ये लो चाय पियो। तब तक मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन आया है। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो तुम्हारे भाई को तुम पर शक हो जाएगा, समझी? तो अभी अपना आंसू पोंछ लो। मेघना वहां से निकल गई और तारा भी अपने आंसू पोंछ उस खिड़की पर से उतरकर एक कुर्सी पर आकर बैठ गई। इधर दरवाजे की बेल की आवाज सुनकर रुक्मणी भी हॉल की तरफ आई। तभी मेघना पीछे से आती हुई बोली, माँ आप रुकिए, हम दरवाजा खोलते हैं। बोलकर दरवाजा खोलने चली गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपने सामने महेश को देखकर खुशी से उसके गले लग गई। मेघना को इतना खुश देखकर रुक्मणी से रहा नहीं गया और वो भी दरवाजे पर आते हुए बोली, कौन है मेघना, क्या आप इन्हें जानती हैं? मेघना जल्दी से महेश के गले से अलग होते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ, ये हमारी सासू माँ है। मेघना के बताने पर कि रुक्मणी उनकी सासू माँ है, वो झुककर उनके पैर छुआ आशीर्वाद लिया। रुक्मणी भी उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, हमेशा खुश रहिए और मस्त रहिए। तब मेघना ने महेश का परिचय रुक्मणी से करवाते हुए कहा, माँ ये है महेश, ये हमारा मुंह बोला भाई है। वैसे तो कहने के लिए हमारा अपना कोई नहीं था, पर यह बचपन से ही हमसे राखी बंधवाया करता था और एक भाई की तरह हर बात सुना करता था। पर पढ़ाई की वजह से इसे गांव से बाहर जाना पड़ा और उसके बाद हम आज ही जाकर मिले हैं। हाँ दीदी, हमें भी आपके बारे में सारी बात जानकर बहुत दुख हुआ। इसीलिए हमें जैसे ही गांव से पता चला कि आप यहाँ पर हो, हम आपसे मिलने के लिए चले आए। अब हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ समय बिताऊं। वैसे भी बचपन के बाद आज इतने सालों बाद हम मिले हैं। हाँ हाँ महेश बेटा, क्यों नहीं, आइए, ये आपकी बहन का ही घर है। हमें बहुत खुशी हुई है कि आप मेघना से इतना प्यार करते हैं। बोलकर महेश को अंदर ले गई। मेघना महेश को लेकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर रुद्र पहले से कुछ काम कर रहा होता है। उसे कमरे में बिजी देख महेश मेघना की तरफ देख बोलता है, तो क्या दीदी यही है आपके वो? थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, हाँ क्यों, तुझे पसंद नहीं आए क्या? अब वो तो इनसे मुलाकात करने के बाद ही पता चलेगा। बिना बात किए किसी को नहीं जान सकते हैं, क्यों?
हाँ हाँ, तुम्हें ये बहुत अच्छे लगेंगे। वो हैं ये इतने अच्छे। चल मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मेघना की बात सुनने के बाद महेश कहता है, हाँ हाँ श्योर, चलिए, हमें भी इनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। रुद्र जी जरा सुनिए। मेघना की आवाज़ सुनते ही रुद्र पलटकर उसकी ओर मुड़ गया, और अभी वो यही बोला था कि हाँ बोलो, कि तभी उसके सामने मेघना के साथ कोई और भी था, जिसे देखकर वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। क्या हम पहले कभी मिले हैं? थोड़ा संदेह भरी निगाहों से देखते हुए बोला। अरे, अरे, आप तो मेरे भाई से ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप इनसे पहले मिल चुके हैं। रुद्र मेघना के मुंह से महेश को भाई कहते सुन थोड़ा अचरज में पड़ गया, और वो मेघना की तरफ हैरानी से देखते हुए देखने लगा। तब मेघना उसे सारी बात बताते हुए बोली, दरअसल ये मेरे गांव का ही है, और हम बचपन से ही एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। पर इसे पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बिछड़ ही गए थे। पर आज जब ये यहाँ पर आया तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेघना की बात सुनने के बाद रुद्र महेश की तरफ खुशी से हाथ बढ़ाते हुए बोला, चलो तुम यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किए। आज तुम्हारी वजह से मेघना इतनी खुश है। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। इस पर महेश भी अपना हाथ रुद्र से मिलाते हुए बोला, और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी दीदी के लाइफ पार्टनर हैं, जो उनकी खुशी का इतना सोचते हैं। इस पर मेघना कहती है, आप दोनों यहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बात करो, तब तक हम आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरे में ही ले आते हैं। तभी महेश बोल पड़ा, सॉरी दीदी, पर इस वक्त हम नाश्ता या चाय नहीं पी सकते हैं। हमें थोड़ा फ्रेश होना था। थोड़ा संकोच करते हुए ही बोला। इस पर रुद्र ने उसकी बातों को सुनने के बाद मेघना से कहा कि हाँ मेघना, पहले से गेस्ट रूम में ले जाओ। ये अभी अभी आया ही है, और फिर अभी ये यहीं पर है ना, हम बाद में बात कर लेंगे। इस पर मेघना अच्छा ठीक है कहकर महेश को गेस्ट रूम में ले जाकर छोड़ दे दिया। मेघना के जाने के बाद महेश दरवाजा लगा अपने बैग को बेड पर उठा रख खोल उसमें से एक हल्की ट्राउजर और टी शर्ट निकाल बाथरूम में चला जाता है। जब वो फ्रेश हो जाता है तब वो कमरे से निकल मेघना को ढूंढते हुए तारा के कमरे की तरफ पहुंच जाता है। उसे पता नहीं होता है कि यह मेघना का कमरा नहीं है, क्योंकि सारे कमरे देखने में एक जैसे ही लगते हैं। इसी वजह से वो गलती से उस कमरे में चला जाता है। महेश खुद में ही बोलता है, अरे ये क्या, मैं किसी गलत कमरे में तो नहीं आ गया? पर बाहर से तो सारा कमरा का डिजाइन एक जैसा ही लगता है। खैर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना। इतना बोल वो वहां से निकल ही रहा था कि तभी तारा अपने बाथरूम से सिर्फ टॉवल लपेटे अपने कपड़े लेने बाहर आ गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके कमरे में कोई और भी है। और जैसे ही वो बाहर आई, सामने महेश को देखकर एकदम से शर्मा गई, और दौड़कर फिर से अपने बाथरूम में चली गई, और वहां से जोर जोर चिल्लाने लगी, चोर चोर। महेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि पहले ही गलत कमरे में पहुंच चुका था, ऊपर से किसी लड़की के। लेकिन वो फिर भी बाहर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो कोई चोर नहीं है। तभी तारा की आवाज सुन उसके कमरे की ओर सभी दौड़ते हुए आ गए, और मेघना वहां पर महेश को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। पर फिर उस बात को अभी वहीं पर छोड़ वो जल्दी से बाथरूम के दरवाजे के बाहर जाकर तारा से बोली, तारा मैं हूँ मेघना, पहले तुम बाहर आओ, फिर हमें बताओ कि कहाँ है चोर, वो तुम्हारे कमरे में कैसे आया? मेघना की आवाज सुनने के बाद और बाकी लोगों की आवाज सुनने के बाद तारा का डर थोड़ा कम हुआ, और वो कपड़े पहन बाहर आते हुए मेघना के गले से चिपक कर लग गई। उसे इस वक्त सामने महेश नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसे लगा कि शायद चोर भाग गया। इसीलिए वो सभी से बोली, वो लगता है मेरी आवाज सुनकर चोर भाग गया, लेकिन अभी अभी तो वो यहीं पर खड़ा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी महेश रुद्र के पीछे से आगे आते हुए बोला, इनके हिसाब से वो चोर हम ही हैं। हम ही यहाँ पर चोरी करने आते हैं, क्यों भाई? यही तो वो चोर है। माँ भाभी प्लीज, आप सभी उसे पकड़ क्यों नहीं रहे? वो भाग जाएगा। मेघना तारा की बात को समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए उससे पूछी, तारा ये तुम क्या बोल रही हो? वो चोर कैसे हो सकता है? वो तो मेरा भाई है, आज ही हमारे घर आया है। तारा मेघना की बात सुन उसकी तरफ देखती हुई बोली, क्या ये आपका भाई है? तब जाकर महेश तारा को समझाते हुए कहता है, हाँ हम आपके भाभी के भाई हैं, और आपके कमरे में गलती से आ गए।
क्योंकि हमें बाहर से सारा कमरा एक जैसा ही दिख रहा था, जिस वजह से कंफ्यूज हो गया। यही बात हम आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने तो हमें चोर मान ही लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि आपके हाथ में कोई लाठी सब नहीं थी, वरना आज हमारा गेम तो बज ही जाता। क्यों दीदी? महेश की बात सुन वहां पर मौजूद सभी हंसने लगे। तभी रुक्मणी महेश के पास आते हुए बोली, सॉरी बेटा, वो तारा गलती से आपको चोर समझ बैठी, उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। तभी महेश रुक्मणी को मना करते हुए कहता है, प्लीज आंटी, आप हमसे माफी मांग हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमें कोई बुरा नहीं लगा, वैसे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। तब मेघना कहती है, अच्छा अब यह सारी बात यहीं पर छोड़िए और चलिए, चलकर नाश्ता बन गया है, कर लीजिए। मेघना के कहने पर सभी बाहर जाने लगते हैं। महेश भी जा रहा होता है। तभी वो एक बार पीछे पलटकर तारा को देखता है, जो उसे ही देख रही होती है, और अचानक उसके मुड़ने से वो झट से अपनी आंखों को इधर उधर करने लग जाती है। जब सभी लोग उसके कमरे से चले जाते हैं, उसके बाद वो खुद में ही बोली, ये भाभी का भाई है, इसने तो मुझे सिर्फ टावल में देखा था, क्या सोचता होगा ये मेरे बारे में। अब मैं इसके सामने कैसे जाऊंगी, और ये अभी अभी आया है तो यहीं पर कुछ दिन रहकर ही जाएगा, तब तक मैं उससे कैसे दूर रह पाऊंगी। पर उससे आंखें भी तो नहीं मिला सकती, अगर वो ऐसा वैसा होगा तो। नहीं नहीं, किसी तरह ये जल्दी से यहाँ से चला जाए। क्या मुसीबत है, अब बाहर तो जाना ही पड़ेगा, बोलकर जल्दी से बाहर निकल गई। जब किचन पहुंची तो वहां पर उसे कोई नहीं दिखा, इसलिए वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक गॉड, इस वक्त यहाँ पर ना तो भाभी और ना कोई और है। मैं जल्दी से नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती हूँ, फिर जब भाभी बुलाएंगी तो बोल दूंगी कि मैंने तो अपने कमरे में ही नाश्ता कर लिया, इससे मुझे उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं करना पड़ेगा। ये बोलकर वो किचन से नाश्ता लेकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी अचानक उसके रास्ते में महेश सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देख तारा के हाथों से खाने की प्लेट छूट नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वो अपनी प्लेट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ जल्दी से वहां से भाग जाती है। उसको ऐसे ही वो अजीब तरह का बर्ताव करते देख महेश को थोड़ा अजीब लगा, और वो खुद में ही बोला, अरे इसे क्या हो गया है, अभी तो भली चंगी जा रही थी, तो फिर ये मुझे देखते हुए दौड़कर क्यों भाग गई। मैं क्या इसे इतना भयानक दिखता हूँ? पता नहीं, शायद इसे किसी से बात करना पसंद नहीं होगा, इसीलिए। खैर जाने दो, मुझे क्या करना, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और ये दीदी कहाँ है? उन्होंने नाश्ते के लिए बोला, खुद कहीं गायब हो गई हैं। तभी पीछे से मेघना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे पेटूराम, मैं कहीं गायब नहीं हुई हूँ, वो नाश्ते के लिए ही प्लेट लगा रही थी, और अब चल जाकर बैठ अपनी जगह पर, मैं नाश्ता देती हूँ। बोलकर दोनों एक दूसरे को देख हंसने लगे। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। तभी रुद्र बोला, माँ, तारा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसे नाश्ता नहीं करना है क्या? हाँ, दिख तो हमें भी नहीं रही है, शायद आती होगी। तभी उन दोनों की बातें सुनने के बाद महेश बोल पड़ता है, क्या आप तारा, यानी कि अभी अभी जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसी का नाम तारा है, वो मेरी बहन है। जीजू? तो फिर वो तो अभी वहीं किचन से प्लेट में अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। महेश की बात सुनकर रुद्र और रुक्मणी दोनों हैरान हो गए। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रुद्र को अभी भी तारा का यूं डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए ना आना कुछ अजीब लग रहा था, इसीलिए वो इस बारे में मेघना से बोल रहा था। मेघना, तुम्हें तारा का बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आज से पहले तो वो कभी भी अकेले यूं खाना लेकर अपने कमरे में जाकर नहीं खाया करती थी, पर आज। रुद्र को सोचते हुए देख मेघना मन ही मन बोली, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इस वक्त तारा क्यों अकेले रहना चाहती है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो बहुत जल्द उन सब बातों को भूल आगे बढ़ सके। उसे यूं चुप देख रुद्र बोला, मेघना, तुम क्या सोचने लग गई? तब झट से मेघना बोल पड़ी, वो कुछ तो नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि हो सकता है तारा आज अकेले खाना चाहती हो, इसमें इतना डाउट करने वाली कौन सी बात है। आप भी वो सारी बातें छोड़िए और सो जाइए। तभी अचानक से रुद्र को अपने प्लान के बारे में याद आता है, और वो झट से बेड पर से उठ खड़ा होते हुए मेघना से कहता है, नहीं नहीं, हम सो नहीं सकते हैं। रुद्र की यह बात मेघना को बड़ी अजीब लगी, और वो पूछी, मतलब हम सो क्यों नहीं सकते हैं?
वो दरअसल बात यह है कि आज हमारे सर की एनिवर्सरी पार्टी है, जिसमें सभी स्टाफ अपनी अपनी वाइफ के साथ वहां पर जा रहे हैं। मुझे भी इनविटेशन आया हुआ था, पर मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। अभी जस्ट मुझे याद आया। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अगर आज हम नहीं गए तो सर बहुत नाराज हो जाएंगे। मेघना रुद्र की बात सुनते ही एकदम हैरान हो बेड से उठ खड़ी होते हुए बोली, क्या हम इस वक्त पार्टी में जाएंगे, और वो भी बिना किसी को बताए? आप एक मिनट रुकिए, मैं माँ को कम से कम बता देती हूँ, कि ताकि उन्हें पता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं। यह बोलकर मेघना कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रुद्र जल्दी से उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? माँ को ही तो बताने जा रही हूँ। तब तक आप तैयार हो जाइए। नहीं, माँ को इस वक्त जाकर डिस्टर्ब करना सही नहीं है। और अब हम कोई बच्चे थोड़ी ना है जो किसी भी वक्त माँ के पास चले जाएं। तुम उन्हें सुबह में बता देना। और रही बात घर से किसी को पता रहने की, कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो राजीव को सब पता है। आज सुबह से मेरी इस बारे में उससे बात हो गई थी। सो तुम जाकर तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना होगा। रुद्र ने बात जब बोल ही दिया कि राजीव को सब पता है, तो वो भी मान गई और जल्दी से जाकर रुद्र ने जो गिफ्ट में साड़ी दी थी उसे कवर से निकाल बाथरूम चेंज करने चली गई। उसके जाने के बाद रुद्र अपने दिल पर हाथ रखते हुए खुद में ही कहता है, बाप रे, अभी बाल बाल बच गए। पता नहीं अगर इसे वहां पर सच पता चलेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं नाराज ना हो जाए। पर अब जब प्लान शुरू कर ही दिया है तो अब अंजाम से क्या डरना। बोल जल्दी से अलमारी से अपना सूट पैंट निकाल चेंज करने लगा। अभी वो शीशे के सामने खड़ा होकर बाल बना ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने से आ रही मेघना पर पड़ी, जो वही नीली वाली नेट की साड़ी पहने बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसके खुले खुले बाल और होठों का यूं मुस्कुराना, यह सब रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस वहीं पर उससे खड़ा घूरता रहा। तभी मेघना वहां पर आकर उसे हिलाते हुए बोली, मेघना धीरे से बोली, प्लीज रुद्र जी, मुझे भी बाल बनाने हैं। तो क्या आपका अभी तक हुआ नहीं है? अब जिसकी बीवी ही इतनी हॉट हो, वो क्या करे? मुझे तो लगता है तुम मेरी जान एक दिन लेकर ही मानोगी। क्या लग रही हो? अच्छा आप हटिए यहाँ से, मुझे भी तैयार होना है। और फिर एनिवर्सरी पार्टी में भी तो टाइम से पहुंचना है, नहीं तो सर आपके नाराज हो जाएंगे। बोल अपना बाल बनाने लगी। मेघना के मुंह से वो झूठ सुनकर रुद्र जल्दी से वहां से हट बोला, हाँ हाँ तुम सही बोल रही हो। फिर दोनों घर से धीरे से निकल गए। किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन मेघना को ये पता नहीं था कि वो जा कहाँ रही है। इसीलिए वो रुद्र से पूछी, रुद्र जी, आपके सर की एनिवर्सरी पार्टी है कहाँ? ये तो आपने बताया ही नहीं। वो क्या घर से काफी दूर है? नहीं नहीं, वो यहीं कुछ दूरी पर एक 5 स्टार होटल है, तो वहीं पर उन्होंने पार्टी का प्रोग्राम रखा है। अब कुछ देर तुम यहीं पर चुप होकर बैठो, ताकि मैं गाड़ी ड्राइव कर लूं। नहीं तो मेरा ध्यान तुम्हारे सवालों के जवाब देने में रह जाएगा। इस पर मेघना कहती है, अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगी कोई सवाल। तभी मन ही मन रुद्र कहता है, हाँ चलो, अब कम से कम इससे ज्यादा झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। वैसे भी तब से एक नया झूठ ही बोल रहा हूँ। पता नहीं सच पता चलने पर यह खुश भी होगी या फिर गुस्सा। ये सब सोचते सोचते वो होटल के बाहर पहुंच गए। तभी रुद्र ने गाड़ी रोक दी और मेघना से कहा, अपना रुमाल खोलते हुए मेघना से बोला, अब मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगा और फिर तुम्हें अंदर लेकर चलूंगा, प्लीज ये बांध लो। आप भी ना गजब ही बोलती हैं। यहाँ पर एनिवर्सरी पार्टी हमारी नहीं, बल्कि आपके सर की है। तो सरप्राइज उनकी बीवी के लिए हुई ना, तो फिर मैं क्यों आंखों पर पट्टी बांधूं? बस मेरा मन हो रहा है इसीलिए। क्या तुम मेरी खुशी के खातिर अपनी आंखों पर मेरे कहने से पट्टी नहीं बांध सकती हो? प्लीज। रुद्र के इतना कहने पर मेघना को मानना ही पड़ा, और वो बोली, अच्छा ठीक है, अब जब आप चाहते हैं तो बांध दीजिए। ये बोलकर वो रुद्र से अपने आंखों पर पट्टी बंधवा ली। फिर रुद्र से सहारा देते हुए गाड़ी से नीचे उतारने लगा कि तभी मेघना फिसल गई और गिरने लगी। लेकिन मेघना को रुद्र ने संभाल लिया। तभी रुद्र बोला, क्या हुआ? डर गई कि कहीं मैं तुम्हें संभाल ना पाऊं? तो इस बात पर मेघना हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डरी। और डरूं भी क्यों, जब आप मेरे साथ हैं ही तो। मुझे पता है कि आप मुझे कभी भी कुछ नहीं होने दे सकते हैं। तो फिर डर वाली बात कहाँ से आई? उसकी बात सुन रुद्र के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई, और वो मेघना को लेकर वो कमरे में जा पहुंचा।
जहाँ पर पूरे कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ सुगंधित फूल लगे हुए थे। सामने फूलों का बहुत सारा बुके रखा हुआ था और ऊपर से फूलों की वर्षा करने के लिए भी बनाया हुआ था। वहां पहुंचकर रुद्र मेघना की आंखों से पट्टी हटाते हुए बोला, अब तुम यहाँ का नजारा देख सकती हो। यह बोलते हुए उसने जैसे ही मेघना की आंखों पर से पट्टी खोली और मेघना ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उसके ऊपर बहुत सारे फूलों की वर्षा होने लगी। ये सब देखकर मेघना खुशी से नाचने लगी और दौड़ दौड़ कभी उस बुके को अपने हाथ में उठाकर देखती तो कभी कमरे की सजावट को। लेकिन एक ही पल में वो एकदम ठहर सी गई और रुद्र के पास आते हुए बोली, ये आप हमें किस कमरे में लेकर आ गए हैं? हमें लगता है ये कमरा आपके सर ने मैम के लिए सजवाए थे और गलती से ये सारे फूल हम पर गिर गए। अब आप जल्दी से जाकर होटल मैनेजर को बोलिए कि फिर से वो सारी चीजें ठीक कर दें, ताकि मैम को बुरा ना लगे। और ये क्या, यहाँ पर तो हम दोनों के सिवा मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। सारे लोग हैं कहाँ? मेघना के पूछने पर रुद्र थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, वो मेघना, दरअसल मैंने तुमसे झूठ बोला था कि आज हमारे सर की एनिवर्सरी है, बल्कि यहाँ पर हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। यह सब मैंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए बोला था और ये सारी सजावट तुम्हारे लिए ही है, ना कि किसी और के लिए। रुद्र की बात सुनते ही मेघना हैरानी से बोल पड़ी, क्या आपने मुझसे झूठ कहा? मेघना के ऐसा कहते ही रुद्र को लगा कि वो बहुत नाराज हो गई, इसीलिए उसे बार बार सॉरी बोलने लगा। लेकिन तभी मेघना हंस पड़ी। उसे हंसते देख रुद्र कुछ समझ नहीं पाया और पूछा, यहाँ पर मेरी जान निकल रही है कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गई और तुम हंसे जा रही हो? तब मेघना बोली, हाँ तो हंसी तो आएगी ही ना। अब आप मुझसे इस तरह माफी मांगे जा रहे हैं जैसे कि आपने किसी का खून कर दिया है। मेघना की बात सुनकर रुद्र को भी खुद पर हंसी आ जाती है और वो झट से मेघना का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता हुआ कहता है, अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैंने तुमसे झूठ बोल यहाँ पर लाया हूँ, तो फिर तुम ये भी समझ ही रही होगी कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। इस पर मेघना नासमझ बनने का नाटक करती हुई बोली, पर सच में मुझे नहीं पता रुद्र जी, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता होगा? इस पर रुद्र मेघना को झट से गोद में उठा लेता है और कहता है, अच्छा तो तुम्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। बोल, बेड की तरफ जाने लगता है। रुद्र मेघना को अपनी गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर लिटा देता है, फिर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। मेघना भी इस बार रुद्र को अपने करीब आने से मना नहीं करती, लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, इसीलिए अपनी हाथों की मुट्ठी बना अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद रुद्र के होंठ मेघना के होठों पर थे और वो उसे बहुत प्यार से चूम रहा था। मेघना को भी रुद्र का स्पर्श बहुत अच्छा लग रहा था। अगली सुबह सभी के जागने से पहले ही रुद्र और मेघना अपने कमरे में आ गए थे और सोए हुए थे। इससे किसी घर वाले को कुछ पता भी नहीं चला। जब सुबह हुई तब सभी उठकर अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन तारा अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। जब से उसके साथ वो सब घटा था, वो कुछ शांत शांत सी रहने लगी थी। लेकिन ये सारी बात सिर्फ मेघना ही समझ रही थी, बाकी के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेघना ने जब देखा कि तारा अभी भी बाहर नहीं आई है, तब वो चाय लेकर उसके कमरे की तरफ चल दी और दरवाजा खटखटाते हुए बोली, तारा, दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। क्या तुम अभी तक सो रही हो? तारा अपने बेड पर गुमसुम चुपचाप बैठी काफी डरी हुई थी, लेकिन किसी से कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने मेघना की आवाज सुनी, झट से बेड पर से उतर, भाभी, दौड़कर दरवाजा खोल, मेघना को देख, झट से उसके गले लग रोने लगी। उसको इतना अजीब बिहेव करते देख मेघना काफी डर गई और झट से उसको अपने गले से अलग करते हुए बोली, क्या हुआ तारा, तुम इतना डरी हुई क्यों लग रही हो? एक मिनट, पहले तुम कमरे में चलो, बोलकर उसे कमरे के अंदर ले आई और अपने हाथ में चाय का कप को साइड टेबल पर रखते हुए तारा के दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, अब बताओ तारा, बात क्या है? कल तो तुम मेरी बात समझ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज फिर से ये सब क्यों? मेघना के इतना पूछने पर तारा फिर से उसके गले लग गई और रोते रोते बोली, भाभी, मुझे बचा लीजिए, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, प्लीज भाभी। तारा का यह सब कहना मेघना को कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए वो तारा को अपने से अलग करते हुए बोली, तारा, कौन तुम्हें नहीं छोड़ेगा
और किससे बचा लूं? यह सब तुम क्या बोले जा रही हो? देखो तारा, अब मुझे डर लग रहा है। तुम साफ साफ बताओ कि बात क्या है। डरते हुए बोली। भाभी, वो जो लड़का था ना, जिससे मैं प्यार करती थी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसने मुझे बेहोश करके मेरा कुछ गंदी गंदी तस्वीरें ले रखी हैं, और अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं उससे मिलने उसकी बुलाई जगह पर नहीं गई तो वो मेरी सारी की सारी फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। अब मैं क्या करूं भाभी? अगर ये सब भाई या बुआ को पता चल गया तो क्या होगा? मेरी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। और फूट फूट कर रोने लगी। मेघना तारा की बात सुनकर बहुत शॉक्ड थी कि कोई इंसान इतना भी कैसे गिर सकता है। लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर भी वो इस वक्त मजबूत बनी तारा को संभाल रही थी और बोली, देखो तारा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। इसीलिए अब रोना बंद करो। और बोल उसे गले से लगा ली। पर मनी मन बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे तारा को इस मुसीबत से निकालूं? फिर रुद्र जी को ये सब नहीं बता सकती, वरना वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे पता नहीं। ये सब सोच परेशान हो रही थी। इधर महेश अपने कमरे में अपना बैग खोल सारे सामान को सही जगह पर रख रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आया। लेकिन नेटवर्क सही से ना पकड़ पाने की वजह से उसकी उससे बातें नहीं हो पा रही थी। इसलिए वो अपने कमरे से निकल छत की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नज़र तारा के कमरे पर पड़ी, जहां पर वो नीचे बैठी रोई जा रही थी। उसे ऐसे देख महेश तुरंत उसके कमरे में चला गया और उसके पास जाकर उसके आगे अपना रुमाल बड़ा बोला, ये लीजिए रुमाल, आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अकेली यहाँ बैठे रो क्यों रही हैं? जहाँ तक मुझे लगता है ये सब माजरा ब्रेकअप का ही है। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? वैसे भी आजकल ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी ये बात सुन तारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो पहले से ही वो इतना परेशान थी, ऊपर से वो उसे वो सारी बात बोल उसकी परेशानी को और बढ़ा रहा था। लेकिन तारा से रहा नहीं गया और वो गुस्से में महेश पर भड़क गई और बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को? जब मन किया जहाँ घुस जाते हो। कल भी तुम बिना पूछे मेरे कमरे में अंदर आ गए, और आज भी। और तुम होते कौन हो जो मुझसे पूछे कि क्या बात है? और हाँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे भी सारे लड़के एक तरह के ही होते हैं। लड़की देखी नहीं कि आ जाते हैं मुंह उठाकर फायदा उठाने, और एक बार मन भर गया तो फिर उसे छोड़ किसी और के पीछे चल देते हैं अपनी भूख मिटाने। क्यों? उसकी इतनी ऊट पटांग बातें सुनने के बाद मैं उससे बिना कुछ बोले अपना रुमाल वहीं पर रख जल्दी से वहां से चला गया और जाकर सीधे किचन पहुंच गया। मेघना महेश को किचन में देखकर बोली, अरे भाई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? अगर कुछ चाहिए तो बोलो। दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो भी इसी वक्त। प्लीज आप मेरे साथ कमरे में चल सकती हैं? मेघना महेश को इतने सीरियस मूड में देखकर थोड़ा टेंशन में आ गई और बोली, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। बताओ भाई। नहीं दीदी, मैं आपसे ये सब बातें यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। प्लीज आप चलिए ना मेरे साथ। महेश के कहने पर मेघना उसके साथ कमरे में चल पड़ी। वहां पहुंचते ही बोली, अब बता भाई, क्या बात है? दीदी, अभी जब मैं छत की तरफ जा रहा था तो मैंने तारा के कमरे में देखा कि वो अकेली बैठी नीचे जमीन पर बैठी रो रही थी। तो मैं उसके पास जा उन्हें रुमाल देने की कोशिश करी और जानना चाहा कि क्या बात है। लेकिन इतने में वो मुझ पर ही भड़क गई और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। ये सुनते ही वो समझ गई कि तारा ने महेश के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया। लेकिन वो महेश से क्या बोलती, इसलिए झूठ बोलते हुए बोली कि वो बस ऐसे ही किसी बात को लेकर परेशान हो गई और तुम सामने आ गए, इसलिए सुना दी होगी। लेकिन महेश इतना तो समझ चुका था कि तारा किसी बहुत बड़ी परेशानी में है। उसे देखने से ही पता चल रहा था। इसीलिए वो मेघना से बोला, प्लीज दीदी, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हैं। क्यों, आप भूल गई कि जब भी आप मुझे झूठ बोलने की कोशिश करती थी तो मैं आपको पकड़ लेता था? मुझे उसकी बातों का तकलीफ नहीं है दीदी, बस मैं उसकी कोई हेल्प कर सकूं, इसीलिए आपसे सच जानना चाहता हूँ। मेघना महेश की बात सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि वो अब क्या करे। इसीलिए वो महेश से सारी सच्चाई बता देती है और यह भी कहती है
कि अब उसने तारा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और आज शाम को उसने उसे अकेले बाहर बुलाया है। नहीं तो। महेश मेघना की बात सुन बोला, दीदी इतनी बड़ी बात हो गई और आपने घर में किसी से कुछ भी नहीं बोला। अगर जीजू को बाहर से इन सब के बारे में पता चल गया तो फिर जानती हैं वो आपसे कितना गुस्सा हो जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ भाई, पर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर उन्हें इस सब बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना तो वो गुस्से में आकर उस लड़के को मार बैठेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। और इसी मामले को जितना सीधे तरीके से हो सुलझाना चाहती हूँ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्या दीदी, आपको भला मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपका हर काम में साथ दूंगा। और रही बात तारा को उस लड़के से बचाने की, तो अब आप उसकी ज़रा भी टेंशन मत लीजिए। मैं उसे अकेले ही हैंडल कर लूँगा। और ये बात आप तारा को भी समझा दीजिए कि उसे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं होगा। यह बोल वो कुछ सोचने लगा कि तभी तारा दौड़ती दौड़ती महेश के कमरे के बाहर पहुंचती है। पहुंचकर मेघना को आवाज देते हुए कहती है, भाभी प्लीज यहाँ आइए। मेघना तारा की आवाज सुन झट से पीछे मुड़ देखती है और जल्दी से उसके पास जाते हुए कहती है, क्या हुआ तारा, तुम ऐसे दौड़ क्यों रही हो? तब तारा डरते हुए अपना फोन दिखाते हुए बोली, भाभी उसका ही कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या बोलूं उसे? ये बात महेश भाई कुछ दूरी पर खड़ा सुन लेता है और जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है कि आप उसे बोलिए कि आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं और कहाँ आना है वो भी बता दें। महेश की यह बात सुनते ही तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो मेघना की तरफ देखने लगी। तभी मेघना ने उसे कहा कि महेश सब जानता है और वो इस सब में हमारी हेल्प करेगा, इसलिए वो जैसा बोल रहा है तुम जल्दी से कॉल उठा उससे कह दो। बाकी वो कॉल रखने के बाद हमें बताएगा कि क्या करना है। आगे भाई बोल रहा है तो प्लीज तारा तुम सच में परेशान मत हो, क्योंकि वो हमेशा अपना वादा पूरा करता है, फिर चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मेघना के समझाने पर तारा उसकी कॉल को रिसीव कर उससे मिलने को तैयार हो जाती है और उससे पूछती है कि मुझे कहाँ आना होगा। वहीं जहाँ पर तूने मुझे छूने से मना किया था, अब उसका हर्जाना तो तुझे भरना ही पड़ेगा ना। तो एक काम कर, शाम 6 बजे मैं तुम्हारा वहां पर वेट करूंगा और अगर तू नहीं आई ना तो ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला होगा। बोल हंसने लगा और फिर कॉल कट कर दिया। चूंकि तारा का मोबाइल स्पीकर पर डाला हुआ था, इसलिए उस लड़के की वो सब बातें महेश और मेघना ने भी सुनी। और किसी लड़की के बारे में इतना गलत बोलने के लिए महेश को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप पर इस वक्त कंट्रोल कर शांत दिमाग से काम लेने की कोशिश कर रहा था। तारा कॉल करते ही झट से मेघना से लिपट गई और उसके कंधे पर अपना सर रखकर रोते हुए बोली, क्या भाभी सच में वो मेरा फोटो और वीडियो नेट पर अपलोड कर देगा? अगर कहीं ऐसा हो गया तो फिर मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। भाभी तब मैं जी नहीं पाऊंगी। तारा को यह सब बोलते सुन बोली, खबरदार, जो तुमने ये सब सोचा भी तो तुमने गलत नहीं किया है, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? अरे डरना तो उसे चाहिए जिसने गलत किया है, और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी भी। अभी मेघना ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां पर काजल और राजीव एक साथ आते हुए बोले, यहाँ पर किसे सजा देने की बात कही जा रही है, जिसके बारे में हमें तो कुछ पता ही नहीं है। काजल अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ मेघना, और ये तारा रो क्यों रही है? अभी तुम किसे सजा देने की बात कर रही थी? ये सब एक साथ पूछने पर महेश थोड़ा घबरा गया कि शायद अब इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन तब मेघना उसकी ओर देखते हुए उसे बताती है, तुम इतना टेंशन मत लो महेश, ये दोनों हमारी सारी बातों को जानते हैं और उसमें हमारा साथ भी देंगे। काजल मैं तुम्हें सारी बात बाद में बताती हूँ, इस वक्त पहले हमें तारा को थोड़ा कुछ खिलाना है, क्योंकि वो कल रात से ही कुछ नहीं खाई है, बस डरी डरी अपने कमरे में खुद को कैद कर रखी है। इस पर काजल भी उसके साथ चली जाती है। इधर महेश ने राजीव को सारी बात बताई और साथ में अपने प्लान के बारे में भी बताया कि आखिर वो आगे करने क्या वाला है। शाम का समय, वैसे तो तारा को मेघना पर पूरा भरोसा था कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी, पर फिर भी उस रात के बाद से वो उस लड़के का नाम सुनते ही काफी डर जाती थी, क्योंकि उसने उसके साथ काफी गलत बर्ताव किया था। शायद यही वजह थी कि इस वक्त भी उसके मन में बहुत सारी बात एक साथ घूम रही थी, जिससे उसके दिमाग पर काफी असर हो रहा था। तब उसके पास काजल लाते हुए बोली, देखो तारा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसे भूल पाना या उसके बारे में ना सोचना
काफी मुश्किल है। लेकिन अगर तुम इस वक्त उस सब के बारे में सोचोगी तो तुम अंदर से कमजोर पड़ जाओगी। फिर हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और तुम जानती हो कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। इसीलिए इस वक्त तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा और हिम्मत से उसके बुलाए गए पते पर जाना पड़ेगा। तभी मेघना भी कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर हम सभी वहां पर छुप कर तो रहेंगे ही ना। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश करी तो हम तुरंत सामने आ जाएंगे। समझी? चलो अब ये कैमरा तुम अपने सूट में लगा लो और इसे दुपट्टे से छिपा दो ताकि वो इसे देख ना सके। इससे हम उसके कई सारी बात को सबूत के साथ कैद कर लेंगे। सभी के समझाने पर तारा किसी तरह हिम्मत कर उस बार में जाने के लिए निकल गई और कुछ ही देर बाद वो बार पहुंच गई। बार में पहुंचने के बाद उसे वहां पर एक टेबल पर वो लड़का बैठा दिखा और उसके अलावा वहां पर और कोई भी नहीं था, जिससे तारा और ज्यादा डर गई। लेकिन तभी वो लड़का उस टेबल पर से उठते हुए तारा की तरफ धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाता हुआ आने लगा। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया और तुम क्या चाहते हो मुझसे? देखो, तुम्हें जितनी भी पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरे वो फोटो और वीडियो डिलीट कर दो। डरते डरते बोले जा रही थी। वो लड़का तारा की डरी हुई आवाज सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगा और फिर एकाएक चुप होते हुए धीरे से बोला, अरे जाने मन, तुम मुझसे ऐसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और रही बात उस फोटो और वीडियो की, तो मैं उसे डिलीट भी कर दूंगा, पर मुझसे उसके बदले में पैसा नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। उसकी ये बात सुनते ही तारा समझ गई कि वो क्या बोलने वाला है। फिर भी वो उसे बातों में उलझाए रखने के लिए पूछी, पैसे नहीं चाहिए तो फिर और क्या चाहिए? वो लड़का हंसते हुए बोला, अब जब तुम खुद मुझसे पूछ ही रही हो तो मैं तुम्हें कैसे नहीं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए। तुमने उस दिन मुझे खुद को छूने नहीं दिया ना। मेरी उतनी पिटाई करवाई, वो भी सिर्फ छूने के लिए। तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। जानती हो, तुम्हारी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसते हैं। अब इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ एक रात ही बिता लूं। क्यों? पूरा मजा आ जाएगा। फिर मैं वीडियो और फोटो दोनों डिलीट कर दूंगा। सच्ची, सोच लो, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है अपने आप को इस सब से बचाने का। उसकी इतनी घटिया बातें सुनकर वहां पर छिपे सभी को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन इस वक्त वो लोग तारा के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए वहीं छिपे रहे। लेकिन अब उस लड़के का जुर्म खुद पुलिस अपने कानों से सुन और आंखों से वहीं छिपकर देख रहा था। इसीलिए जैसे ही वो लड़का तारा को छूने के लिए बढ़ा, झट से वहां पर पुलिस आ गई और उसका कॉलर को पकड़ बोली, अब तुझे जेल में मजा करवाते हैं। चल बेटा, तू आज तो तेरी सारी तमन्ना पूरी कर देंगे, जिससे कि तू आगे ये सब कभी अपने सपने में भी करने का ना सोच पाए। वो लड़का बोला, अरे पुलिस यहाँ पर कैसे? डरते हुए बोला और फिर तारा की तरफ घूमते हुए देख बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया तारा। अब देखना मैं तुझे कैसे बर्बाद करूंगा। जब मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी धमकी से तारा काफी डरी हुई थी। लेकिन तभी काजल आगे बढ़ बोली, हाँ बेटा, लेकिन इस वक्त तू पहले खुद को तो जेल से बचा ले, फिर बाद में इसे बर्बाद करना। चल अब जा यहाँ से। ले जाइए इंस्पेक्टर इसे यहाँ से और इस पर सारा केस लगा इसे काफी सालों के लिए अंदर धकेल दीजिए। बहुत चर्बी है ना इसमें, सारी की सारी निकल जाएगी जब जेल की हवा खाएगा। काजल के कहने पर वो पुलिस उसे वहां से कॉलर पकड़कर लेकर चला गया। उसके जाने के बाद तारा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और वो मेघना के गले से लग उसे थैंक्स बोली और फिर महेश की तरफ देखते हुए बोली, तारा थोड़ा सैड हो बोली, मुझे माफ कर दो महेश, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया। ऊपर से तुमने कुछ किया भी नहीं था। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत से निकल पाई हूँ। इसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही होगा। महेश तारा की इतना शुक्रिया करते देख बोला, अच्छा, जब आप मुझे इतना थैंक्स बोल ही रही हैं तो कम से कम अब अपने हाथ से बनाकर नाश्ता भी करा दीजिए। वैसे भी इन सब के चक्कर में हम नाश्ता भी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी ऐसी हंसी मजाक वाली बात सुनकर वहां पर सभी मुस्कुराने लगे। तभी राजीव बोला, अच्छा अच्छा, अब सभी जल्दी से घर के लिए चलो, वरना अगर रुद्र को शक हो गया ना कि हम उससे कुछ छुपा रहे हैं तो फिर वो सारी बात जब तक पता नहीं लगा लेगा शांति से नहीं बैठेगा। अब से ये सारी बात कोई भी नहीं करेगा और सब यहीं भूल जाओ। ओके?
उसकी बात पर सभी ने एक साथ हामी भरते हुए वहां से घर के लिए निकल गए। जब वो घर पहुंचे तो रुद्र हॉल में सोफे पर अकेले बैठे सबकी तरफ देख रहा था। रुद्र को ऐसे घूरते देख सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, जैसे कि उन लोगों की चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मल बिहेव करते हुए अंदर आ गए। लेकिन तभी रुद्र सोफे पर से उठते हुए एक गंभीर आवाज में बोला, कहाँ से आ रहे हैं आप सब, वो भी एक साथ। पर किसी ने मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं। रुद्र की यह बात पूछते ही सभी एकदम से सन्न रह गए और सोचने लगे कि आखिर अब कौन सी झूठ बोले, जिससे कि रुद्र को हम सब पर कोई शक ना हो। पर किसी को इस वक्त कोई झूठ नहीं सूझ रहा था कि वो क्या कहें। तभी राजीव रुद्र के पास जाते हुए इससे झूठ बोल कहा, राजीव, अरे यार, तू तो हम लोग से एकदम पुलिस की तरह इंक्वायरी कर रहा है। क्या हम कोई डॉन है जो तुम इतने सीरियस होकर हमसे पूछ रहा है? वो तो बस हम सभी का मन हुआ बाहर गार्डन में घूमने का, तो चले गए एक साथ। इसमें क्या तुझे कुछ बताने की जरूरत थी? क्यों काजल? काजल की तरफ देखते हुए राजीव झूठ बोला। काजल भी उसका साथ देते हुए झट से बोल पड़ी, हाँ रुद्र, राजीव बिल्कुल सही बोल रहा है। हम लोग यही बाहर में गार्डन में थे। काजल को भी झूठ बोलते देख रुद्र सभी की तरफ देखते हुए हंसते हुए अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोला, रुद्र, वाह क्या बात है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज तक मैं तुम सबको अपना मानकर गलत कर रहा था। तुम सभी तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो। इसीलिए तो। रुद्र को बीच में ही रोकते हुए मेघना उसके पास जाते हुए बोली, मेघना, रुद्र जी, ये आज आपको हो क्या गया है? आप ये कैसी कैसी बातें किए जा रहे हैं? भला हम सब आपको अपना क्यों नहीं मानेंगे? आपको हो क्या गया है? मेघना को खुद से झूठ बोलते हुए देख रुद्र को बहुत गुस्सा आ गया। उसे सबसे ज्यादा तो किसी बात का था कि मेघना ने उससे बातें छिपाई और अभी उस बात को छिपाने की ही कोशिश कर रही है। इसीलिए वो मेघना पर गुस्से से जोर से चिल्लाते हुए बोल पड़ा, रुद्र, चुप, एकदम चुप हो जाओ तुम। आज सबसे ज्यादा मुझे तुम्ही ने तकलीफ पहुंचाई है और ऊपर से खुद बोलती हो कि मुझे क्या हुआ है। मैंने तुमसे उम्मीद तो कभी भी नहीं किया था मेघना। मैंने तुम्हें बोला था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी नहीं छिपाओगी और तुमने मुझसे प्रॉमिस भी किया था। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे भी की हुई प्रॉमिस को इतनी आसानी से भूल जाओगी। क्या तारा के बारे में जानने का हक मेरा नहीं था? आज अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदारी किसकी होती? हाँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खुद महान बनना था ना। रुद्र के मुंह से तारा वाली बात सुनते ही सभी हैरानी से एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे, जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। तब जाकर वो लोग समझ गए कि आखिर रुद्र इतना गुस्सा क्यों था उन लोगों से। तब झट से राजीव आगे बढ़ते हुए रुद्र को समझाने की कोशिश करने लगा और बोला, राजीव, देख यार, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। पहले तू एक बार हमारी बात तो सुन ले। लेकिन तभी रुद्र ने राजीव की तरफ देखते हुए बोला, अब चाहे तुम कितनी भी सफाई दे लो, पर सच्चाई तो यही है ना कि तू भी मुझसे सच नहीं बोला। आज तूने भी मुझे खुद से दूर कर दिया। क्या तुम मुझे जानता नहीं था? मेरी बहन इतनी बड़ी मुसीबत में थी और मुझे कुछ पता भी नहीं था। और तो और, मुझसे ये सारी बात भी छुपाई गई। आज अगर उस कांस्टेबल से मेरी बात ना होती तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। खैर छोड़ो, जब मेरी बीवी ने ही मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तो मैं किसी और से क्या ही शिकायत करूं। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करो। आज से मुझसे तुम दूर ही रहना मेघना, वरना मैं कुछ बोल बैठूंगा जो तुम्हें बुरा लग जाएगा। बोलकर गुस्से से अपने कमरे में चला गया। रुद्र को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सभी बहुत परेशान हो गए थे। ऊपर से मेघना बहुत दुखी हो गई क्योंकि रुद्र ने उससे बहुत कुछ बोल दिया था। इसीलिए वो वहीं रोने लगी और सोफे पर बैठ गई। उसको ऐसे रोते हुए देखकर काजल और तारा दोनों उसके पास जाकर उसे संभालते हुए बोली, तारा, प्लीज भाभी, अब आप मत रोइए और आप भाई को मना लेंगी, हमें पूरा विश्वास है। भाई अभी गुस्से में थे इसीलिए वो ये सारी बात बोल गए, पर वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जल्दी ही मान जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही शुरू हुई है, आप दोनों के बीच में। आप मुझे बचाने के चक्कर में भाई की डांट खा ली। तभी काजल भी उसे समझाती हुई बोली, काजल, हाँ मेघना, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? तुम भी जानती हो कि रुद्र तुमसे कितना प्यार करता है। वो तुमने उससे सच छिपाई है ना, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो मान जाएगा
और खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। इस वक्त उसे अकेला ही रहने दो। लेकिन मेघना अंदर ही अंदर जानती थी कि आज रुद्र को उसकी बातों का कितना बुरा लगा है। आज उसने उसकी आंखों में वो दर्द देखा था, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो रुद्र को कैसे मनाए और कैसे उससे माफी मांगे। पर फिर भी वो मन ही मन ठान ली थी कि वो रुद्र से अपनी की गई गलती की माफी तब तक मांगती रहेगी जब तक कि वो उसे माफ ना कर दे। इधर रुद्र बहुत ज्यादा गुस्से में था और गुस्से में ही बड़बड़ाए जा रहा था और बोला जा रहा था, मेघना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सिवाय मुझे सच बताए बाकी सभी को बताई। उसने अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करने की बजाय मुझसे ही छिपाई। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या वो मुझे अभी तक समझ नहीं सकी? यह सब सोच सोच कर उसे और भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए वो घर से तनतनाते हुए बाहर की तरफ निकल गया। उसे इस तरह गुस्से में घर से बाहर जाते देख मेघना काफी डर गई और डर के मारे वो राजीव और महेश से बोली, प्लीज आप लोग उनके पीछे जाइए। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहे हैं, कहीं गुस्से में वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप लोग जल्दी उनके पीछे जाइए। महेश, अच्छा दीदी हम जा रहे हैं, पहले आप शांत हो जाइए। मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि अगर जीजू को इस बात का पता लगा तो वो आपसे बहुत नाराज होंगे। लेकिन उस वक्त आपने मुझे चुप करा दिया था। पर आज देखिए वो दिन आ ही गया। पर आप घबराइए नहीं, हम जाकर जीजू का पीछे से ध्यान रखेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। बोलकर महेश और राजीव घर से निकल गए। मेघना भी रोते हुए दौड़कर अपने कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए बोली, मेघना प्लीज तुम दोनों मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहती हूँ। प्लीज काजल तुम तारा को लेकर इस वक्त यहाँ से जाओ। यह बोलकर मेघना दौड़कर बेड पर गिर रोने लगी और अपने और रुद्र के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगी जब पहली बार रुद्र ने उसे किस किया था और वो उसे हमेशा अपनी तरफ खींच लिया करता था। उन खुशनुमा पलों को याद कर उसे और रोना आ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उसके और रुद्र के बीच ये दूरियां कैसे आ गई। लेकिन वो सिवाय रोने के और कुछ कर भी नहीं पा रही थी। रोते रोते वहीं उसकी आंख लग गई और वो कब सो गई उसे एहसास नहीं हुआ। कुछ देर बाद अचानक से उसकी आंखें खुल गईं, वो भी दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे। समय देखकर मेघना एकदम से हैरान हो गई और खुद में ही बोली, अरे मैं सो कैसे गई? अभी तक रुद्र जी घर नहीं आए और ये दरवाजे पर कौन है? यह सब सोच जल्दी से जाकर दरवाजा खोली। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने रुद्र खड़ा था, वो भी एकदम लड़खड़ाते हुए। वो एकदम से नशे में धुत हुआ पड़ा था और नशे में ही बड़बड़ा रहा था, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया मेघना। तुमने मुझसे झूठ बोला है। और दोनों तरफ से रुद्र को राजीव और महेश संभाले हुए थे। यह देखकर मेघना एकदम से शौक रह गई और रुद्र को एक तरफ से संभालते हुए उसे बेड तक ले जाकर उसे बेड पर लिटाते हुए बोली, मेघना आज इनकी ये हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही है। आज इन्होंने सिर्फ शराब मेरी वजह से पी है। भाई तुझे ये कहाँ से मिले? मेघना के पूछने पर राजीव उसे कहता है, वो दरअसल रुद्र जब से गया है तभी से शराब पिए जा रहा है। वो तो अब बेटर ने देने से मना कर दिया था तो यह उसे नशे में लड़ने लगा। तब हम दोनों इसे किसी तरह घर लेकर आए। ये आने को ही तैयार नहीं था। पर आप चिंता मत करो, ये ठीक है। इस वक्त ये नशे में है, इसीलिए आप इससे कल बात कर लीजिएगा भेप्स, और सारी प्रॉब्लम सुलझा लीजिएगा। ये बोलकर वहां से राजीव और महेश दोनों चले गए। लेकिन मेघना रुद्र को देख देख कर बस खुद को ही दोषी मान रही थी और धीरे धीरे उसके जूते खोले, फिर उसे संभाल कर बेड पर अच्छे से सुला, उसके ऊपर एक बेडशीट उड़ा दी। खुद भी वहीं बगल में एक कुर्सी लेकर बैठ गई और रुद्र के चेहरे को निहारने लगी। फिर कुछ देर में उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।